सो नाउ वुड लाइक टू इनवाइट, जैसे मैंने कहा था इन्हें सिर्फ एक नाम से बुलाया जाता है, भीष्म पितामह ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कैन वी हैव मिस्टर सुरेंद्र वत्स? एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम हिम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज टेक योर सीट्स। आप सबकी तरफ से मैं, हमारे जितने भी एमडी साहब हैं वो तो सब जानते ही हैं, पांडे सर को कुछ कहना चाहता हूं सर सबकी तरफ से, क्योंकि मैं भी इसी बिरादरी का हूं, डायरेक्ट सेलर्स का ही रिप्रेजेंटेशन करता हूं जहां भी जाता हूं। कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे। कश्तियां आप सबकी तरफ से है ये, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में है ना हम, और जो भी छोड़ के आए हैं वापस जाने का इरादा तो है नहीं। कश्तियां हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब लौट के यहां से हम नहीं जाने वाले। तो इस बड़े विजन और मिशन के साथ में सब साथी यहां पे पहुंचे हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इतिहास जब जब बना है, जब वो बन रहा था तो मालूम नहीं था कि इतिहास की घटना बनेगी। महात्मा गांधी जी ने जब दांडी की यात्रा शुरू की और जो लोग उसमें शामिल थे, उस समय उनको नहीं मालूम था कि ये इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पे ये लिखी जाने वाली है और लोग इससे प्रेरित होंगे। उसी प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा मुकाम नहीं है टर्नओवर की दृष्टि से, लेकिन जब वो बड़ा मुकाम होगा और जो इतिहास रचने वाला है उसमें 5 दिसंबर 2021 की इस घटना का विशेष उल्लेख होगा। इस विजन के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और चंद लोग हैं हम लोग, बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए जानी जाती है। और यहां पे तो जितने भी लोग बैठे हैं सब एक से एक धुरंधर हैं। बिच्छुओं की एक बारात जा रही थी और किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारा सरदार कौन है, तो किसी ने कहा कि जिसको हाथ लगा ले वही सरदार है। तो हम तो सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी टीमों का नेतृत्व करते हैं और बड़ा बड़ा प्रभाव है हमारा हम सब का ऊपर में। तो हम सब की और बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम जिस उद्देश्य के साथ में ये संस्था शुरू की जा रही है, संजीव सर हमारे बीच में आए, उन्होंने विजन शेयर किया कि किस उद्देश्य के साथ, किस भावना के साथ में इसकी शुरुआत की गई और इसकी सही में जरूरत है। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन उसका मकसद होता है कि वो देश को आगे लेके जाए। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं। हर एसोसिएशन के अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कुछ विचारधारा हैं, उसके कुछ काम करने का तरीका रहता है। और इतिहास ये बताता है कि जब कोई पार्टी बड़े विजन के साथ में चलती है तो वो बहुत बाद में शुरू होती है, लेकिन वो देश की नंबर 1 पार्टी जिस प्रकार से बन जाती है, जोश होना चाहिए। और वही जोश हमने संजीव सर के भाषण में आज हम सब लोगों को देखा, वो किस जोश के साथ और किस विजन के साथ में इसको आगे ले जाना चाहते हैं। संजीव सर को मैं क्रांतिकारी लीडर मानता हूं और उनकी जो फौज की बैकग्राउंड है वो उनके साथ में हमेशा रहती है। तो वही जोश रहता है, गलत बर्दाश्त नहीं होता है, गलत करना भी गवारा नहीं होता है। तो उस प्रकार की लीडरशिप इस एसोसिएशन के साथ है, तो हम लोग बहुत बड़ा करेंगे।
थोड़ी सी मैं आपके साथ में थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग से, चूंकि पता नहीं किसने ये भीष्म पितामह का नामांकन आज कर दिया है। देखिए, हम सबका अपना अनुभव है, और जैसे मैंने बताया कि हम सब लोग सरदार हैं अब अपनी कंपनी में और अपने लीडरशिप में हम लोग काम करते हैं। मैं 2001 में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़ा और तब से लगातार, पहले मेरे ख्याल से 6 महीने ऐसे रहे होंगे जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना उसके बाद में मैंने हमेशा से डायरेक्ट सेलिंग को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के रखा है। और एक ही तमन्ना है कि जाते जाते जितना भी इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया है उसके बदले मैं जितना दे पाऊं वो जिंदगी भर देता रहूंगा। 2010-11 तक बहुत अच्छा सब लोग काम करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप टिक के किसी भी कंपनी में 5 साल तक काम कर लोगे तो फिर आपको और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरी एक ऑडियो टेप थी 45 साल या 5 साल, वो बहुत प्रसिद्ध हुई। तो उसमें भी यही विज़न था कि आप कोई भी काम कीजिए, ट्रेडिशनल बिजनेस कीजिए, आप जॉब कीजिए। जनरली आदमी 20 साल की उम्र में अगर उसको शुरू करता है तो 45 साल तक वो करता रहता है, 60-65 साल की उम्र तक करता रहता है और उसके बाद रिटायर हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अवसर है हम सब लोगों की ज़िंदगी में कि यहाँ पे अगर हम लोग 5 साल टिक के मेहनत कर लेंगे सही कंपनी के साथ में, तो फिर पूरी ज़िंदगी हम लोग फ्री रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उसी विजन के साथ हम लोगों ने किया था। 2010-11 में सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जब हम लोग अपनी कंपनी में काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो हमें ये लगता है कि हमारी कंपनी से बढ़िया कोई कंपनी नहीं, और लगना भी चाहिए। यस और नो? और हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं अपनी कंपनी को लेके। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2010-11 का एक ऐसा दौर था जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए उस समय तो लगा ये बहुत बुरा दौर था, लेकिन अच्छी चीजें हमेशा बुरे दौर से निकलने के बाद ही बनती हैं। सोना कुंदन तभी बनता है जब उसको अग्नि से गुजारा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए 2010-11 का जो दौर था वो कुंदन बनने का दौर था। अग्नि परीक्षाएं थी, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर में कार्रवाई हुई। हम सब लोग जानते हैं एमवे के बारे में, दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी मानी जाती है, लेकिन उसके सीईओ को भी जो इतना बड़ा प्रभाव रखते हैं, गवर्नमेंट तक जिनका इन्फ्लुएंस रहता है, इंडिया गवर्नमेंट की परमिशन से वो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1998 में। उस कंपनी के सीईओ को भी न केवल मात्र अरेस्ट किया गया, अपितु बहुत लंबे समय तक उनको अंदर रहना पड़ा। देश की और बहुत सारी कंपनियों के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं जिस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हूं और था उसके साथ में भी कार्रवाई हुई। और उस समय ऐसा लगा, जैसे संजीव सर ने अभी बोला और दूसरे वक्ताओं ने भी बोला, कि अगर इंडस्ट्री जिंदा रहेगी तो कंपनी जिंदा रहेगी। एक शेर है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बाद का है, पहले यह तय किया जाए कि घर को बचाया कैसे जाए। तो उस समय यह एहसास हुआ कि अगर इंडस्ट्री मजबूत नहीं हुई तो फिर कोई भी कंपनी है वो अपने आप को ये कहे कि मैं नंबर 1 हूं, मैं दुनिया की नंबर 1 हूं, तो जब वो भी नहीं चल सकती तो फिर बाकी सब कंपनियों के लिए मुश्किलें तो हैं। और एक लंबा आंदोलन हम लोगों ने किया। डायरेक्ट सेलर्स में ये ताकत है कि वो जब किसी के पीछे लग जाएं, आदमी 100 बार मना करे तो भी उसको हम ज्वाइन करवा के छोड़ते हैं। तो ये हमारे खून में है ये चीज। और ऐसे समय में हमने उस आंदोलन को शुरू किया जब सारे के सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो लोकल थे या वो राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर थे, सब में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गालियां निकाली जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है ये मॉडल ही खराब है, ये होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हमने बड़ी दलीलें दी कि दूसरे देशों में कानून है, नियम है, चल रहा है सब, तो बोले कि नहीं, इंडिया में नहीं चलना चाहिए। और उस प्रकार के दौर में हमने आंदोलन स्टार्ट किया। मैं इसलिए आपके सामने ये बातें रख रहा हूं क्योंकि आप जिम्मेवार साथी हैं। आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको इसलिए बुलाया गया है
क्योंकि आपकी कंपनी मानती है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और इसीलिए ये मैं थोड़ी संघर्ष की कहानी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। हमने शुरुआत की, कंपनी बंद हो गई, मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे वो बाहर थे, लीडर्स के पीछे पुलिस भाग रही थी, और वो ऐसा दौर था मेरी जिंदगी में, बहुत बुरा दौर था। घर में छुप के जाना पड़ता था, रात को 2 घंटे के लिए चले गए फिर वापस आ गए। और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि 4-4 गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। तो उस दौर से हम लोग गुजरे फाइनली। और फिर हमने कहा कि यार ऐसे डर के बात नहीं बनेगी, खुल के मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है, ये हमने सुना है। और इसको प्रैक्टिकली हमने किया। हमने जंतर मंतर पे एक 3 दिन का प्रोग्राम रखा और 3 दिन तक हम लोग जंतर मंतर पे रहे। हमने उस समय जितनी भी हमें नॉलेज थी, हम सरकार के पास में गए और कहा कि हमारी कंपनी बंद हो गई और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। और उसके बाद फिर हमने रामलीला मैदान को हमने बुक किया। डायरेक्ट सेलिंग में पावर तो होती है हम लोगों में, लोगों की संख्या होती है, तो हमने रामलीला मैदान बुक किया 3 दिन के लिए कि एक बड़ा आंदोलन हम लोग वहां पे करेंगे। रामलीला मैदान बुक हो गया, परमिशन मिल गई, सब कुछ हो गया, पूरे देश में संदेश चला गया। और न केवल मात्र उस समय आरसीएम के ऊपर में इशू था, पितु और भी अच्छे लोगों ने, सबने ये चाहा कि हम लोग स्पोर्ट में खड़े हों। एक दिन पहले हमारी परमिशन को रद्द कर दिया गया कि आपको परमिशन नहीं है, प्रशासन ने रद्द कर दिया। प्रशासन के पास में अधिकार होता है। पूरे हिंदुस्तान से लोगों के पास में सूचनाएं थी, बिहार से लोग ट्रेन में थे, बंगाल से लोग आ चुके थे, और हम लोगों ने कोई अनुभव नहीं है कि इस प्रकार की चीज। हमारा तो अनुभव क्या है, भाषणबाजी देने का है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, वो अनुभव था। तो ये कोई अनुभव नहीं था। उस दौरान जब ये मालूम चला कि प्रशासन ने परमिशन दे दी है, लोग हैं, कहां लोगों को लेके जाया जाए, और लोग भी गुस्से में हैं। अगर आपने किसी ने रामलीला मैदान देखा हो तो रामलीला के मैदान के चारों तरफ में एक फुटपाथ बना हुआ है। उस फुटपाथ पे हम लोग 3 दिन तक वहीं पे रहे और रात को वहीं पे सोए। और वहां पे उसके साथ में सीवर की लाइन गई हुई है, सीवर के ढक्कन खुले हुए थे वहां पे, भयंकर बदबू थी, गंदगी थी। वहीं पे हम लोग रहे, वहीं पे हम लोगों ने खाना बनाया, वहीं पे हम लोगों ने खाना खाया। और जंतर मंतर में परमिशन ली हमने, 3 दिन बाद की परमिशन मिली, इसलिए 3 दिन हम लोग वहां पे रहे। और उसके बाद में कुछ हमने, और मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेटिव होके, और एक डायरेक्ट सेलर में कितनी ताकत है उसकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। वहां से हम लोग जंतर मंतर गए, रामलीला मैदान से पैदल लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था सभी ने, और तख्तियां लिखी हुई थी उस समय की, बहुत सारे फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। मुझे मौका मिला संजीव सर के साथ में एक दिन वो सारी की सारी चीजें शेयर करने की। तो उस समय पांडे सर, हमने तख्तियों पे लिखा हुआ था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में कानून चाहिए, हमें डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन चाहिए। 2011 की बात है। हमने ये लिखा हुआ था कि हम चिटफंड नहीं है, हमें कहा था कि हम लोगों को चीट नहीं करते हैं, हम लोगों को रोजगार देते हैं। उन बैनर्स के साथ हम लोग जंतर मंतर पे आए। और अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, जो लोग जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि जंतर मंतर पे जो परमिशन मिलती है वो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 4 और मैक्सिमम 5 बजे तक मिलती है। तो कायदे से हमें भी इतनी परमिशन मिली थी, लेकिन शाम के 5 बज गए। हमें डर ये था, बीइंग ए लीडर, मैं उसको लीड कर रहा था पूरे एजिटेशन को, तो डर ये था कि 5 बजे तक प्रशासन तो यहां बैठने नहीं देगा। अब ये जो हजारों लोग आए हुए हैं, किसी का घर नहीं है, किसी की जेब में कोई पैसे नहीं कि सब लोग होटल में जाके रुक जाएंगे, अब ये लोग कहां पे जाएंगे यहां से। और जैसे ही 4 बजे तो लगा उनको कि कोई जा नहीं रहा, इधर सब जमे हुए हैं, तो उन्होंने बुलाया कि भाई तुम्हारा नेता कौन है। तो नेताजी हाजिर हुए, जी हाँ जी बताओ जी, भाई खाली करो ये सब,
ये तो वीआईपी एरिया है सारा का सारा, यहाँ अलाउ नहीं है, मालूम नहीं तुम्हें, लेटर दे रखा है, ये कंडीशन है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया, सर हम कहाँ जाएं, हमारा तो कंपनी बंद हो गई है सर, ये हो गया वो हो गया। बोले नहीं नहीं, ये सब यहाँ नहीं चलता, 4 बजे की परमिशन है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पुलिस की गाड़ियाँ आ गई 10-20, चारों तरफ फोर्स आ गई, क्या किया जाए, सरेंडर हो गए। बता दिया कि ये स्थिति है, इतने दिन से काम कर रहे थे, सब ने अपने काम धंधे छोड़े हुए हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, और पता नहीं उन्होंने क्या दया दिखाई, ऊपर वाले की क्या कृपा रही, उन्होंने बोला कि आज रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। और हम सर, शायद अब तक वो इतिहास में दर्ज होगा, हम 13 दिन तक, 13 या 14 दिन तक लगातार हम लोग जंतर मंतर पे रहे, सुबह से लेकर रात तक वहीं रहे। और उस दौरान डायरेक्ट सेलर की ताकत हमें मालूम चली, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्या करें। बिहार का कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर था, वो बोला जी मैं अपने सांसद को बुला लाऊं। मैंने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और एक डायरेक्ट सेलर की ताकत मैंने महसूस हुई, और लोकतंत्र की ताकत मैंने महसूस हुई। बिहार का एक डायरेक्ट सेलर अपने सांसद की उंगली पकड़ के उसको मंच पे लेके आया, और हमारे मंच पे लगभग 20 से 25 सांसद आए उस समय। मैं अगर कुछ नाम लूं, उस समय अच्छी बात क्या थी कि बीजेपी विपक्ष में थी, ज्यादा काम वाम कुछ था नहीं, सारे बीजेपी के ही आए, और सबको हमने, मतलब हम सुषमा स्वराज जी से मिले, उस समय नेता विपक्ष थी, तो हमने एक वो बना रखा था पंपलेट्स, वो अपना ज्ञापन बना रखे थे हमने 4-5 पेज के। तो जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर थे सबको सुबह फाइल दे देते थे ज्ञापन लेके, और वो सारे के सारे लिए घूमते थे। तो सुषमा स्वराज बोली क्या है, हर सांसद के हाथ में ये ज्ञापन है। तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई। फाइनली हम लोग, बहुत संक्षेप में अगर मैं बताऊं, तो राजनाथ सिंह जी से हम लोग मिले। मुगल सराय के कुछ डायरेक्ट सेलर थे हमारे बीच में, और माननीय राजनाथ सिंह जी उसी एरिया से, चंदौली से बिलोंग करते हैं। तो उनके माध्यम से एक दिन हमें सूचना मिली कि राजनाथ सिंह जी की कोठी पे जाना है। तो पास में बगल में ही उनका रेजिडेंस था, तो वहाँ पे हम लोग गए। हमारे सामने राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कॉल किया फ़ोन पे, हम सामने बैठे हैं, और उन्होंने बोला कि ये कुछ कंपनी के लोग आए हुए हैं, उनकी कंपनी को बंद कर दिया गया है, और इनकी बात को जरा एक बार सुनो, बहुत परेशान है। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला हमें नहीं मालूम। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि आप पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो मिनिस्टर हैं वो थे उस समय, बाद में वो पांडिचेरी के सीएम बने कांग्रेस से, नारायण सामी। नारायण सामी जी उस समय मिनिस्टर थे जो पीएमओ का सारा काम देखते थे। तो हम नारायण सामी जी से मिले, उसी दौरान 2-3 बार नारायण सामी जी से मिले, और फाइनली नारायण सामी जी ने हमारे सामने, उन्होंने 1-2 बार बोला, बात नहीं बनी, और जब वो भी परेशान हो गए तो हमारे सामने चीफ मिनिस्टर राजस्थान को कॉल किया, सीएम गहलोत जी को। और पहली बार मैंने देखा कि एक सेंटर का मिनिस्टर कैसे सीएम से बात करता है। तो जैसे अपने जूनियर से बात करते हैं, उस लहजे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपकी जो पुलिस है वो क्यों बिजनेस करने वाले लोगों के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस का काम ये थोड़ा ना है कि बिजनेस करने वालों को डिस्टर्ब करे, उसको अपना काम करने दो। जब एक कंपनी चल रही है, उसके लोग उससे परेशान नहीं है। क्योंकि हमारी जब कंपनी पे एक्शन हुआ तो किसी डायरेक्ट सेलर ने कंप्लेंट नहीं किया था, पुलिस ने सो मोटो एफआईआर लॉन्च की थी, कोई शिकायत नहीं थी किसी की। और फाइनली उन्होंने कहा कि जी आपका काम यहाँ से नहीं बनेगा, हम आपके साथ में हैं, दोबारा आ जाना, मैं आपके साथ में रहूँगा। नारायण स्वामी जी ने बहुत हेल्प किया उस समय। और वहाँ से हमने बोले जी ऐसे नहीं जाएंगे हम, पहले एक बार आप हमें टाइम दिला दो अशोक गहलोत जी का। तो उन्होंने टाइम दिलाया, और हमारा 4-5 लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल, जैसे भी किसानों की वार्ता चल रही ना, तो वैसे दौर में थे हम लोग भी, उस समय बैठे हुए थे वहाँ पे। तो 4-5 लोग मिलके वहाँ पे गए जाके, और उस समय जो पुलिस कमिश्नर थे उनसे पहले हमारी मुलाकात हुई। तो भले पहले इनसे मिलो, तो वो जाके डंडा लेके हमारे पीछे लग गए, तुम सब चोर हो, ऐसा है वैसा है, तुमने गदर मचा रखा है। मैंने कहा साहब बात तो सुन लीजिए। क्या सुने, ये वो।
तो फिर हमारे में से मिस्टर विनोद मंडोत्रा थे उस समय, तो उन्होंने बड़े, एक साथी थे, उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से अपनी बातचीत रखी। उन्होंने बोला सर आप सुनेंगे नहीं तो फिर तो जो आपके मन में है वो आप सुनेंगे तो हम बातचीत करेंगे। तो फिर हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि जी ये पेन है, ये बाजार से अगर मैं लेता हूँ तो ये मुझे 10 रुपये का मिलता है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग से मिलते हैं यही पेन और इससे भी बेटर क्वालिटी का जब मुझे 9 रुपये से मिलता है, तो क्यों मैं डायरेक्ट सेलिंग से नहीं ले लूँ, और इसमें चिटफंड कहाँ पे हो गया। तो उन्होंने कुछ हमारी बात सुनी और फाइनली हम गहलोत जी से मिले। उन्होंने कहा कि हम आपकी इसके ऊपर में एक कमेटी बनाते हैं, काम करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया हमें। और फाइनली हम लोग वहाँ से तो उठ गए। और बड़ा मुश्किल होता है उस समय जब एक दीवाना डायरेक्ट सेलर ये कसम खा के आता ना, किसानों के आंदोलन से मैं कुछ चीज़ें सबक सीख रहा था। जब आप लंबे समय तक किसी जगह बैठ जाते हो और फिर घर जाना मुश्किल हो जाता है, तो जो डायरेक्ट सेलर थे ना वो आत्मदाह करने के लिए तैयार थे कि सर यहाँ जंतर मंतर से तब उठेंगे जब कंपनी खुलवा देंगे। उनको बड़ी मुश्किल से समझाया, बड़े प्यार से समझाया कि कंपनी खुलेगी, हम सब साथ में हैं, और 5-7 दिन का टाइम दो सिर्फ। तो 5-7 दिन में कुछ हुआ नहीं। फिर फाइनली हम लोग, संजीव जी तो जानते हैं राजस्थान में सचिवालय के पास में एक मैदान है, उद्योग मैदान, जहाँ सारी परेशान आत्माएं वहीं पे आके बैठती हैं, धरने देती हैं। तो वो हमें बताया गया कि भाई जो जयपुर का जंतर मंतर है ना, उद्योग मैदान है। तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे भी वही ड्रामा शुरू हुआ कि जी परमिशन सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे देखिए हमारे डायरेक्ट सेलर में बहुत ताकत है, उसका एक दो एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये दिया कि जब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं था, उस समय एक डायरेक्ट सेलर अपने सांसदों को पकड़ के लाया और लगभग 20-25 सांसद आए। और इतना ही नहीं, लोकसभा में प्रश्न काल में प्रश्न पूछा गया, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तूफानी सरोज सांसद थे उत्तर प्रदेश से, समाजवादी पार्टी के सांसद थे शायद। उन्होंने लोकसभा में प्रश्न पूछा कि एक कंपनी है आरसीएम, उसको सरकार ने क्यों बंद कर दिया, इतने सारे लोग बेरोजगार क्यों कर दिए। वो प्रश्न उन्होंने पूछा, वहां तक हमारी आवाज गई। यानी जब हम लोग इकट्ठे अगर और हो जाएं, अभी पवन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अगर उस समय सारी की सारी एसोसिएशन जैसा कोई मॉडल होता ना, तो 1 महीना भी काफी था, दोबारा से कंपनी शुरू हो जाती। 1 साल इसलिए लग गया क्योंकि रास्ते मालूम नहीं थे, यूनिटी नहीं थी कहीं ना कहीं। वहां पे हम लोगों ने, वहां भी वही शुरू हुआ। 5 बजे हमें मालूम था कि जंतर मंतर होने वाला है। पुलिस आ गई, जी परमिशन खत्म आपकी, चलो यहां से। तो जो एसएचओ थे, और पेपरबाजी उस समय भी चल रही थी, नेगेटिविटी थी पूरी की पूरी। तो उस समय ये सारी की सारी चीजें जब चल रही थी, तो उस समय हमारे एक साथी थे, उनको जोगिंदर नरवाल, करनाल से थे वो, उनके रिश्तेदार थे जो उस समय राजस्थान में जाट सभा के प्रधान थे, राजा राम मील। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने बोला जी हमारे वो पुलिस वाले आ गए, हमारे टेंट पाड़ रहे हैं। कौन पाड़ रहा है, मैं करता हूं बात। कौन एसएचओ? तो वो बहुत दबंग आदमी है। उनके दामाद वहाँ के उसके कमिश्नर थे पुलिस के उस समय, और बहुत रेपुटेड, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं राजा राम जी मील। तो उन्होंने हमारे सामने एसएचओ को धमका दिया। तो फिर हमें भी लगा कि यार अब हमें कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। तो हम बिल्कुल 56 इंच का सीना तान के वहाँ पे बैठ गए फिर। और फिर हमने एक इतिहास रचा। मेरे ख्याल में संभवतः किसानों ने उस शायद हमारे उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड को तोड़ा है। 155 या 156 दिन तक, 155-56 दिन का मतलब हो गया 5 महीने से ज्यादा दिन रात हम लोग एक जगह बैठे रहे। 10 अक्टूबर तक हमने, 10 अक्टूबर था या 5 अक्टूबर था, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, अक्टूबर 2012 तक हमने वो आंदोलन किया। हमने उस दौरान पूरी बरसात सहन की, बारिश का मौसम हमारे ऊपर गुजरा। टेंट थे, और टेंट भी कोई वीआईपी टेंट नहीं थे, बिल्कुल सिंपल वाले टेंट थे जो गरीबों की शादी में गांव में लगाए जाते हैं, जिसमें पानी चूता था। वहीं पे खाना बनाते थे, वहीं पे गर्मी हमने सहन की। और रोजे आए उस दौरान, हमारे जो मुस्लिम साहब भाई थे वो वहीं पे रोजा करते थे उसी गर्मी में रह के।
पता नहीं क्या क्या किया लोगों ने, प्रार्थनाएं की। जो क्रिश्चियन थे वो बैठे रहते थे बेचारे पेड़ के नीचे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान यीशु हमारी सुनेंगे। हवन करते थे हम लोग, जप करते थे। और उम्मीद में कितनी ताकत होती है, एक आम आदमी की उम्मीद में कितना अंतर होता है, उसका भी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। हम जो लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, हमारा काम ये था कि हम लोग सचिवालय में जाते थे और हमारी उस समय पांडे सर एक ही डिमांड थी कि सीएम से मिले। सीएम से पर्सनली मैं लगभग 25 बार मिला हूंगा। उनका वीकली जनता दरबार रहता था उनकी कोठी पे, हम लोग पहुंच जाते थे और वो दूर से जान जाते थे कि अच्छा तुम आ गए हो आंदोलन वालों, क्या हाल चाल है, दूर से ही वो पूछने लग जाते थे। तो वो ये कहने लग गए कि यार कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में है, हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, मान लिया, रास्ता बताओ। अब जैसे योगेश शर्मा जी यहाँ पे हैं, वहां उस समय हमारे जो लॉयर थे, हम उनके पास में गए, जी रास्ता बताओ। तो उन्होंने रास्ता ये बताया सर कि भाई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन लेके आए और कंपनी एक एफिडेविट दे कि हम डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे और फिर कंपनी खुल सकती है। तो अब सरकार में ये मालूम नहीं कि भी गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, तो ये बड़ा सबसे बड़ा इश्यू रहता है। तो वो ऑफिसर्स को हम समझा रहे हैं, जी ये मैन्युफैक्चरर होता है, जी ये C&F होता है, जी ये होलसेलर होता है, जी ये रिटेलर होता है, जी ये विज्ञापन का खर्चा होता है जी। तो सबको समझाया। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने बोला जी हम कुछ नहीं जानते, आप तो हमें ये बताओ कि क्या चाहिए। तो हमने एक पेपर तैयार किया, FDS से एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो उसकी डायरेक्शन में राजीव गुप्ता जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पे, AP रेड्डी जी प्रेसिडेंट। तो उन्होंने एक गाइडलाइन ड्राफ्ट की और हमने कहा जी गाइडलाइन ऐसी होती है। और जो लिख के दिया था पांडे सर, कई जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी। जब गवर्नमेंट ने रिलीज की ना, स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक नहीं हुई, एज इट इज आ गई हमारे पास में। हाँ ये सीरियसली, नहीं यहां की नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, राजस्थान की। सेंटर में तो आप जैसी पर्सनैलिटी बैठे हैं सर, कहां गलती छुपेंगी। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की बातचीत कर रहा हूं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने सर गाइडलाइन दी और गाइडलाइन के नोटिफिकेशन में ये लिखा है क्लियरली कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के आग्रह पे हम ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार अच्छे से और सही तरीके से, अनुशासित तरीके से चल सकता है। तो वहां पे सर वो गाइडलाइन रिलीज हुई। गाइडलाइन रिलीज होने के बाद में हम लोग जैसे किसान अभी उत्साहित हैं कि सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए, तो वैसा खुशी का माहौल हमारे बीच में था और हम लोग वहां से वापस लौट के आए। लौट के आने के बाद में एक चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि हम कंपनी को कितना भी बड़ा बना लें, लेकिन अगर इंडस्ट्री बड़ी नहीं होगी और इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी तो कभी भी कंपनी को दोबारा कोई भी बंद कर सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया है, तो उसमें पावर्स दी हुई हैं। एक SHO को ये पावर है कि वो एक बार तो किसी भी कंपनी को बंद कर सकता है। कंपनी आपकी कितनी पुरानी है, मैं और कुछ एक दो चीजें और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग को लीड करना है। जब कोर्ट में केस था, पहली हियरिंग हुई, संभवतः 24 दिसंबर की बात है ये। पहली हियरिंग में हमारे वकील ने ये बोला कि ये कंपनी 10 सालों से काम कर रही है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, पूरे देश में इस कंपनी के पास में एक भी शिकायत दर्ज नहीं है आज तक की हिस्ट्री में। फिर पुलिस को ऐसा क्या लगा कि उसको लगा कि ये कंपनी सही नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि भाई बताओ, जवाब दो, कोई केस हुआ है, ये हुआ है। तो कोई केस तो तब तक था नहीं। उसके बाद में 15 दिन की जो दूसरी हियरिंग हुई, उसके बाद में प्रशासन इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ गया कि कम से ज्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल में 40-50 FIR दर्ज हो गई। और बिल्कुल एकदम ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय कि यार एक FIR से निपटेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी से निपटेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो उस दौर में कहीं ना कहीं हम थे, तो वो डर था कहीं ना कहीं खुलने के बाद में भी कि यार कोई भी आदमी बंद करवा सकता है। तो उस समय पहली बार
डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के साथ में हम लोग क्लोजली जुड़े और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी उस समय, DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन। और एसोसिएशन के लोग मेरे पास में आए जब वो बन रही थी कि भाई आप आओ, आपने आंदोलन को लीड किया है तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को भी आप लीड करो। तो मैंने कहा जी अभी तो लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, कोई इस कंपनी में चला गया, कोई उस कंपनी में चला गया है, उनको इकट्ठा करना है, कंपनी चलानी है, तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको ही करना पड़ेगा। तो फाइनली 1 महीने तक वो मेरे पीछे पड़े रहे और फिर फाइनली मुझे सौभाग्य मिला DSDWA का फाउंडर प्रेसिडेंट बनने का। वहां से मैं डायरेक्ट सेलिंग के नज़दीक में आया। और जब आप किसी चीज़ के नज़दीक में आते हैं ना तो वहां पे आके चैलेंजेस, इश्यूज भी मालूम चलते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास कहीं ना कहीं तभी आपको होता है। तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ और हमने शुरुआत की RTI लगाने की। मैं पांडे सर ये बात कर रहा हूं 2012 की। हमने सबसे पहले RTI लगाई, शायद कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में लगाई या कॉमर्स मिनिस्ट्री में लगाई। हमने क्या लगाया उसमें कि हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉड्यूल है, ऐसे हम लोग पैसा बांटते हैं। ये फिर कुछ क्वेश्चन पूछे उसमें, ये इंडिया में लीगल है या नहीं है, हमारी इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है। तो ऐसी कुछ हमने वहां पे लगाया और वहां से रिप्लाई आया कि भाई हम, आपका जो ये कारोबार है हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता। फिर हमने दूसरी में लगाई, फिर तीसरी में लगाई कि कोई ना कोई तो माई बाप होगा देश में। सबकी तरफ से लगभग एक जैसा जवाब। और हमारे यहां से कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्टार्ट की। UPA की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, कर रही थी और धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई आगे। बहुत सारी, अच्छा एक मिनिस्ट्री की मीटिंग हो तो बहुत समय लग जाता है और जब बहुत सारी मिनिस्ट्रियां सबको इकट्ठा करना, 6-8 महीने में एक मीटिंग होती थी, जाके हम लोग जाते थे और धीरे धीरे फाइनली चलती रही। बहुत सारे सेक्रेटरी आए, हम जाते थे, एक को समझाते, फिर दूसरा सेक्रेटरी आ जाता, फिर तीसरा आ जाता और फाइनली पांडे आ गए। पांडे सर से भी हम लोग मिले, हमने कहा कि सर चप्पल घिस गई हैं। हम लोग वहां पे जाते रहते थे, फॉलोअप करते रहते थे। पांडे सर के आने से पहले पूरी कहानी पांडे सर बताएंगे उसके बाद में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा काम होता रहा था, ड्राफ्ट बन गए थे। पहले वाले जो सेक्रेटरी साहब थे विश्वनाथ सर, उन्होंने भी थोड़ी पहल की थी, कुछ लीगल ओपिनियन उन्होंने अपनी तरफ से ले लिए थे, लेकिन फाइनल क्या था, सिग्नेचर। और जब तक दस्तखत नहीं होंगे तो गाइडलाइन रिलीज नहीं होंगी। तो पता नहीं पांडे सर ने क्या दया आई, पता नहीं पांडे सर का क्या विजन था। 9 सितंबर 2016 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। और मैं एक और ताकत की बात आपको बताता हूं। 9 सितंबर को गाइडलाइन का नोटिफिकेशन जारी हुआ और उससे शायद 2 दिन पहले, 7 नवंबर की बात है, शायद 7 सितंबर की, हमने तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा इवेंट किया DSDWA के बैनर तले, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के तले। और उस समय हमने जाकिर हुसैन जी को भी बुलाया, वो डायरेक्टर थे उस समय। शिल्पा गुप्ता उस समय हमारे मंच पे थी और फिक्की से तो शिल्पा गुप्ता थी। उसके अलावा कुछ सांसदों को हमने बुलाया। चित्तौड़ से एक सांसद थे उस समय, जोशी साहब, उनको हमने बुलाया। गुप्ता जी सांसद थे इलाहाबाद से उस समय, उनको हमने बुलाया। तो कई सारे सांसद भी हमारे उस मंच पे आए। उसके तुरंत बाद में कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, अंदर की बात पांडे सर बताएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गई, चीजें थोड़ा बेहतर वे में चलने लग गई। और देखिए डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस एक नई उम्मीद लेके आई, एक नया हौसला लेके आई। डायरेक्ट सेलिंग के जो मैनेजमेंट था, उससे पहले ऐसा लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग
में कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये लगा कि हां, सरकार सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में विचार कर रही है। और अगर हम लोग आंकड़े देखते हैं WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के, जो वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 2016 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग का CAGR बहुत स्पीड के साथ में बढ़ा। और पिछले 3 साल का जो हमारा CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो रहा है 17.6%, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। संजीव सर बता दीजिएगा मुझे कितनी देर तक रहना है। राइट, नहीं वो सर जब तक आ रहे हैं ना, मैं उसी प्रकार से रैपअप कर लूंगा। ठीक है सर, अब झेल सकते हैं ना, मतलब झेल लेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। तो मैं एक विजन भी आपको देना चाहता हूं आप सबसे, और देखिए किस चीज का कितना इंपैक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। समटाइम हमें मालूम नहीं होता आंकड़ों के बारे में। 2016 के बाद में इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आया और बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत तेजी के साथ में ग्रो किया। तो इस समय जो हमारा CAGR है पिछले 3 साल का, दुनिया में सबसे ज्यादा CAGR 2020 के आंकड़े में बता रहा हूं, कैलेंडर ईयर 2020 के, दुनिया का सबसे ज्यादा CAGR हमारा रहा 17.6%। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो नंबर है दुनिया में 12वें नंबर पे हम लोग आते हैं टर्नओवर की अगर हम बातचीत करें। अमेरिका पहले स्थान पे है, 45,000 मिलियन डॉलर का कारोबार अमेरिका का रहा 2020 में, और पूरे हिंदुस्तान का कारोबार 3,012 मिलियन डॉलर का रहा। लेकिन तेजी के साथ में हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और एक्सेल में मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने ये देखा कि अगर इसी स्पीड के साथ अगर हमने ग्रो किया, हम और तेजी के साथ में ग्रो करेंगे। बहुत सारा पोटेंशियल है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन हमने ये माना कि इसी CAGR से हम ग्रो करें, इसी CAGR से अमेरिका ग्रो करे। अमेरिका का CAGR 4.6% है पिछले 3 साल का, चाइना का CAGR माइनस में था। तो अगर हम इसी CAGR से ग्रो करें और बाकी देश भी ऐसे ही ग्रो करें, तो 2043 में इंडिया दुनिया में पहले स्थान पे पहुंच जाएगा। अमेरिका, चाइना वाइना सब पीछे छूट जाएंगे। और हमारी इंडस्ट्री जो 2020 में 3,000 मिलियन डॉलर की है, वो 2043 में 1,15,000 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। यहां मैं आप सब डायरेक्ट सेलर को यह कहना चाहता हूं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम बिल्कुल सही समय पे इस इंडस्ट्री में आए हैं। और उससे भी बड़ी बात है, हम सही कंपनी में आए हैं जो एसोसिएशन की मेंबर है, जो बहुत डिसिप्लिन और बहुत बड़े विजन के साथ में काम कर रही है। क्योंकि हमें मालूम है कि देश में किस प्रकार की कंपनियां काम करती हैं। शुरुआत में मालूम नहीं होता कौन सी सही है कौन सी गलत है, लेकिन आप सब लोग लकी हैं कि एक एसोसिएशन जिस कंपनी को प्रमोट कर रही है, जिसको मेंबरशिप दे रही है, उस कंपनी का आप हिस्सा हैं। तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। टर्नओवर हमारा कुछ भी नहीं है। 4-5 पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं जिससे मुझे लगता है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक आइडियल कंट्री है। सबसे पहली वजह है कि हम 138 करोड़ की जनसंख्या का देश हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे देश में रहती है, और जहां पे ज्यादा लोग होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग तो वही चलेगा ना सर। श्रीलंका और बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये इसलिए संभावना बहुत ज्यादा है हमारे देश में। दूसरी वजह यह है, हमारे देश में 54% से ज्यादा लोग बेरोजगार की कैटेगरी में आते हैं। ऑथेंटिक डाटा शेयर कर रहा हूं मैं। 54% लोग, सॉरी, हाँ 54% लोग बेरोजगार हैं, 40% लोगों के पास में रोजगार है। और ये जो 54% लोग बेरोजगार की श्रेणी में हैं, ये ऐसा नहीं कि ये निकम्मे हैं, नालायक हैं, कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। इनमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन एटीट्यूड नौकरी का है, नौकरी चाहते हैं, नौकरी मिलती नहीं है। एंटरप्रेन्योर बनने के उस प्रकार के विकल्प हमारे देश में नहीं थे। न एंटरप्रेन्योर बनने की और खुद का काम करने की इतनी बात होती थी 5-4 साल पहले तक। तो इसलिए वो जो 54% लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? वो नौकरी चाहते हैं, वो एक ऐसा काम चाहते हैं कि यार पैसा आता रहे।
और अगर हम उन 54% लोगों को जाके कन्विंस कर दें, क्या कर दें, कन्विंस कर दें कि नौकरी से अच्छा विकल्प डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है, वो 54% लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिक्कत कई बार ये होती है, चूंकि हमारा विजन नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कितना बड़ा कारोबार हो सकता है, हम उनको कन्विंस करने जाते हैं, वो हमें कन्विंस कर देते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है, शायद मैं इससे आपको रिलेट करवा पाऊं। एक बार एक किसान था, भोला भाला, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसकी भैंस बीमार हो गई। तो वो डॉक्टर के पास गया, बोले डॉक्टर साहब भैंस बीमार हो गई। तो डॉक्टर साहब ने उसको एक मोटी सी एक टेबलेट दी और बोला कि ये टेबलेट लेके जाओ और इसको भैंस को दे देना, भैंस ठीक हो जाएगी। तो किसान सादा भोला, जैसे भैंस के सामने चारा डालता था ऐसे ही टेबलेट उसके सामने रख दी और बोला कि इसको खा लो, ठीक हो जाओगी। तो भैंस ऐसे कहाँ खाने वाली थी। तो किसान वापस गया डॉक्टर के पास में, बोले डॉक्टर साहब भैंस तो ये टेबलेट खा नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब ने उसको एक तरकीब बताई। उसने कहा कि भैया तुम एक काम करो, एक कोई लंबी सी खाली पाइप ले लो और उस पाइप के एक सिरे पे ये टेबलेट रखो और ये वाला सिरा भैंस के मुंह में डाल दो और जो दूसरा सिरा है वो अपने मुंह में रखो और फिर जोर से फूंक मारो और हवा के प्रेशर से वो टेबलेट भैंस के मुंह में चली जाएगी। तो किसान को आइडिया जोरदार लगा। उसने एक पाइप ढूंढी, खाली पाइप, एक सिरे पे टेबलेट रखी, भैंस के मुंह में रखी। इधर से जैसे वो तैयारी कर रहा था फूंक मारने की, भैंस ने उधर से फुकारा मार दिया और वो टेबलेट किसान के पेट के अंदर चली गई। तो कई बार ये होता है, हम सामने वाले को कन्विंस करें, वो हमें कन्विंस कर देता है बेकार है, फालतू है, कुछ नहीं हो सकता, बेरोजगार कार्यालय में जा, नाम दर्ज करवा ले, नहीं करवाया तो 1000-2000 रुपए मिलते रहेंगे बेरोजगारी भत्ता के। तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में या सेलिंग में एक कोटेशन आती है अंग्रेजी में, व्हाट इज सेलिंग? सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। अगर आप अपने उत्साह को, अपने एंथु को सामने वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं तो आप सेल कर सकते हैं, आप सामने वाले को ज्वाइन करवा सकते हैं। और हमारे अंदर अगर उत्साह नहीं है, हमें ही शक है कि इलीगल है, गैर कानूनी है, चलती नहीं है, भाग जाती है, इसका भी कोई भरोसा नहीं है, तो फिर सामने वाला हमारी बात को कैसे मानेगा? और आपका आज यहां पे बुलाने का मकसद भी ये है ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आप एक लीगल काम कर रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। आप उठा के देख लीजिए किसी भी सेक्टर को, 17.6% से कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है देश में? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग बातचीत करें तो पहला मैंने आपको कारण बताया, 138 करोड़ जनसंख्या है जो इंडिया को आइडियल कंट्री बनाती है डायरेक्ट सेलिंग के। दूसरा मैंने आपको बताया 54% ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हैं बशर्ते कि हमें उन्हें कन्विंस करें, हम ये बोलें कि ये नौकरी से अच्छा साधन है उनके लिए। तीसरी चीज, मोस्ट सोशली बाउंड कंट्री। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हम आपस में रिश्तेदारियां निभाते हैं। अमेरिका में जहां 7 साल में शादियां टूट जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, हम 7 जन्मों का रिश्ता निभाने के साथ में हम शादी के बंधन में जुड़ते हैं। घर में कोई शादी है और दादाजी के ससुराल वाले लोगों को नहीं बुलाया तो नाराज हो जाते हैं। हेलो, आपको लगता है इतनी रिश्तेदारियां दुनिया में और किसी देश में निभाई जाती होंगी? कहीं नहीं निभाई जाती। और ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारी लिस्ट बहुत बड़ी बन जाती है। हमें प्रोडक्ट किसको बेचना है उसके लिए ज्यादा लोग ढूंढने नहीं पड़ते, रिश्तेदार इतने हमारे हो जाते हैं, उनको अगर हम करें, टच करें अच्छे से तो उन्हीं में से 5, 7, 10 ढंग के हमें मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। और चौथा पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि टोटल टर्नओवर में से हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है।
1,80,000 मिलियन डॉलर का जो टोटल टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दुनिया का, उसमें से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 3%, बहुत कम। तो एक बहुत बड़ा खाली स्थान है, उसको हम सब लोग मिलके भर सकते हैं। राइट सर? तो एक बड़े विजन के साथ में हमने काम करना है। संजीव सर ने बहुत गहरी बात कही कि हम एक दूसरे को तोड़ते रहते हैं, एक दूसरे को खाते रहते हैं। मार्केट को खाइए ना, कितना बड़ा स्थान है, 3,000 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और मैं बता रहा हूं 1,15,000 मिलियन डॉलर की होने वाली है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हीं से होगी, नए लोगों से होने वाली है। कितने सारे लोग हैं। और सही बात तो यह है कि अच्छे और ढंग के लोग, महिपाल सर जैसे लोग तो इंडस्ट्री में भी आना शुरू हुए हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, अगर हम सब ने इस इंडस्ट्री की इमेज को बचा के रखा, एथिकल तरीके से हमने काम किया, तो आपके शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा वकील, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा नेता आपकी डाउनलाइन में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा स्कोप है। आज हमारे यहां तो जर्नली डायरेक्ट सेलिंग में वो आते हैं जिसके पास कोई काम नहीं। किसी बड़े बुजुर्ग को बोलते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग को बोलते हैं, ये कुछ नहीं कर रहा, इसको ले जा तू साथ में। लेकिन आप अमेरिका को देखिए, जहां मैच्योर मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग का, वहां पे कौन लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? वो लोग आते हैं जिनके पास में पैसा तो खूब है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन समय नहीं है, टाइम नहीं है बीवी बच्चों के लिए, परेशान है, टाइम फ्रीडम चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा कारोबार है जो आपको पैसे के साथ में टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी दे सकती है। बहुत सारे लोग आपके साथ में सर ज्वाइन करेंगे। उस बड़े विजन के साथ में आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी चीजें हमारे बीच में हो रही हैं। गाइडलाइंस ऑलरेडी हमारे पास में आ गई हैं। रूलिंग हमारे बीच में आने वाली है। रूलिंग डायरेक्ट सेलिंग की हमारे बीच में बहुत जल्दी आ जाएगी। पांडे सर उसके बारे में और डिटेल से बातचीत करेंगे। पिछले दिनों हमने एक और प्रयास किया डायरेक्ट सेलिंग को सोशल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए। सोशल रिकॉग्निशन कब मिलती है? जब किताब में, स्कूल में, कॉलेज में किसी चीज को पढ़ाया जाने लगता है। तो कुछ जगह प्रयास हो रहे थे, हमने मालूम चला कि कुछ यूनिवर्सिटीज प्रयास कर रही हैं, तो हमने आगे बढ़ के थोड़ा प्रयास किया। हमने मतलब चैट विद सुरेंद्र वत्स, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने, और हमारा एक स्पेशल एपिसोड था, 100 एपिसोड चैट विद सुरेंद्र वत्स का। उसमें हम सुलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर को लेके आए, और उस एपिसोड में पांडे सर भी साथ में थे हमारे। वो स्पेशल एपिसोड था, और उन्होंने ये घोषणा की वहां पे कि हमारी यूनिवर्सिटी, सुलूनी यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का मन बना रही है, और हम करने जा रहे हैं। और मैं आपको, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है इस मंच से कि उस यूनिवर्सिटी ने अपना वायदा निभाया और उसका पहला बैच तैयार हो गया है। क्योंकि वहाँ पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी मैं भी लेक्चरर बन गया हूँ वहाँ पे, और मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसका पहला बैच अभी तैयार है। जनवरी फर्स्ट वीक में उनके एग्जाम हो जाएंगे, और पहला बैच आ रहा है। क्वालिफाइड डायरेक्ट सेलर्स आपके बीच में आने वाले हैं, और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें हमारे पक्ष में होती जा रही हैं। बस हमें जरूरत इस चीज की है सर, हम सब लोग मिलके थोड़ा संगठित होकर काम करें। जगदीश जी ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई थी अंक गणित की, संख्याओं की। अगर हम एक दूसरे को छोटा दिखाते रहेंगे तो हम खुद छोटे हो जाएंगे, और एक दूसरे को हम साथ में ले लेंगे तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे सर। संस्कृत में एक उक्ति है, संघे शक्ति कली युगे। संघे शक्ति कली युगे, इसका भाव यह है कि इस युग में, ये कलयुग बोलते हैं ना हम इसको, कलयुग में सबसे बड़ी अगर शक्ति किसी चीज में है ना, तो वो संगठन में है। संघे शक्ति कली युगे। हमने अभी रिसेंटली एग्जांपल दिखा, किसान संगठित हैं। जब तक संगठित नहीं थे तो कुछ नहीं था, संगठित हैं इसलिए संख्या दिख गई। हम भी बहुत हैं, लेकिन हम संगठित हो जाएंगे तो हम लोग
जो चाहेंगे वो सरकार को करना पड़ेगा। और हम लोग एक विजन लेके चलते हैं सर। अभी मनोज तिवारी सर हमारे बीच में आ रहे हैं, वो एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कम से कम ये तो लेके चलेंगे कि 2024 के जब इलेक्शन होंगे, और आप भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलर के पता नहीं कहां तक लिंक रहते हैं, और हर किसी के पास में एक वोट है, और वोट की ताकत बहुत है हमारे देश में। तो हम इतना जरूर करें सर, इस बार हर बड़ी पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये कहे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रेगुलेटरी बॉडी लेके आएंगे और एक अलग से कानून बनाएंगे। तो इतना अगर हम लोग कर पाए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चले जाएंगे। कई सारे और स्टेप हमने आगे लांघने हैं, रेगुलेटरी बॉडी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बने, वो भी हमारी एक डिमांड है कहीं ना कहीं। सो हम लोग संगठित होंगे तो हम सारे के सारे काम हम करते रहेंगे सर। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत टफ परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं और अब चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। संजीव सर का जोश है, डागर सर की नॉलेज हमारे पास में है, पवन अरोड़ा जी जैसे जोशीले लीडर फील्ड में रहने वाले लोग हैं, जगदीश जी जैसे, अत्री जी जैसे लोग हैं, संजीव जी को हमने सुना, बहुत जोश के साथ में बातचीत की, योगेश जी हैं हमारे बीच में, लीगल कोई इशू हमारे बीच में आएगा ना, विपिन गुप्ता जी पूरा आईटी को संभाले हुए हैं। जो एक परफेक्ट टीम होती है ना जीतने वाली, वो टीम पांडे सर की कैप्टनशिप में यहां पे आपके सामने तैयार बैठी है। तो बहुत कुछ हमें करना है, और इस 4 लाइनों के साथ, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं तो आपके ही शब्द मैं पूरे मंच तक पहुंचाना चाहता हूं। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है ना सर। जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।